सिनेमा अपने विशुद्धतम रूप में एक बड़ा ही पावरफुल मीडियम हो सकता है। किसी भी तरीके का दर्शन अगर वो गहरा है तो वो बड़ा कम शब्दों का उपयोग करता है, बल्कि शायद जितना ज़्यादा दर्शन गहरा होता जाता है उतना ही कम शब्दों का उपयोग किया जाता है। शायद इसलिए उपनिषदों के सूत्र इतने छोटे छोटे होते हैं, पर आम जनमानस को दर्शन समझाने के लिए शब्दों का उपयोग करना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में कला आर्ट बहुत काम आता है। इस संदर्भ में मूवीज और सिनेमा बड़ा ही मुख्य भाग निभा सकती हैं। अब बीच बीच में कुछ ऐसी मूवीज बन जाती हैं जो आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जो सवाल आम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हमारे जहन में आते ही नहीं। 2013 में बनी शिप ऑफ थीसिस ऐसी ही एक मूवी है। हालांकि ये मूवी होप, सर्वाइवल, काइंडनेस, नोबिलिटी जैसे कई रुचिकर विषयों को छेड़ती है, पर इस मूवी की कहानी के पीछे मुख्यतः एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी, खासकर ग्रीक फिलॉसफी में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। हेराक्लाइटस, प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों ने इस पर काफ़ी चर्चा की है। आज इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शिप ऑफ थीसिस का पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये पूछता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि इस केस में एक शिप या जहाज, वेदर एन ऑब्जेक्ट दैट हैज हैड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स रिप्लेस्ड रिमेन्स फंडामेंटली द सेम ऑब्जेक्ट। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस सवाल को आप इंसानों की जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें तो ये सवाल और ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। एक इंसान, अगर उसके शरीर का हर एक हिस्सा बदल दिया जाए तो क्या वो वही इंसान रह जाता है या नया हो जाता है? फिर एक सवाल आता है कि एक इंसान के शरीर के भागों को ही नहीं, उसकी स्मृति में भी जो कुछ है, अगर उसे भी बदल दिया जाए तो क्या तब भी वो इंसान पूरा बदल जाएगा, या कुछ ऐसा है जो इंसान का अपना आंतरिक है, यूनिक है, जो नहीं बदलेगा? अब इस बिंदु पर आकर यह सवाल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह सवाल हमारे फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल क्लेम्स पर सवाल है कि हम हैं कौन, हम किसे मैं कहते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं तो शरीर तो एक लाश का भी होता है। अगर आप कहते हैं मैं मेरे विचार हूं, मैं मेरे संस्कार हूं, मेरा अर्जित ज्ञान हूं, जैसा कि इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा जोर होता है कहने पर, तो वो भी संयोगिक ही है, कोइंसिडेंटल ही है। संयोग की बात है कि आप इस देश में पैदा हुए हैं, एक परिवार में पैदा हुए हैं, तो आपके संस्कार एक तरह के हैं। आप कहीं और पैदा होते तो आपके संस्कार ही नहीं, मान्यताएं, धारणाएं बिल्कुल अलग होती। भारत में पैदा हुआ एक व्यक्ति के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है किसी यूरोप में पैदा हुए इंसान के मुकाबले, या फिर किसी मिडिल ईस्ट में पैदा हुए इंसान के मुकाबले। और फिर स्मृति का, मेमोरी का क्या है? एक एक्सीडेंट है, एक सही जगह चोट, और आप जिन्हें अपना कहते हैं, जिनसे आप अपनी पहचान रखते हैं, जिन लोगों से रिश्ता जोड़कर आप अपनी पहचान बताते हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार सब भूल जाएंगे, आप अनजाने हो जाएंगे आपके लिए। तो फिर इससे तो यही पता चलता है ना कि हम जो कुछ अपने आप को माने रहते हैं, जिस किसी चीज से हम अपनी पहचान जोड़े रहते हैं, वो सब एक्सपेंडेबल हैं, चलायमान हैं, परिवर्तनशील हैं, कभी भी बदल सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आपका अपना हो, या पूरी जिंदगी ही बाहरी है? आपकी पूरी हस्ती ही बाहरी है, उधार की है, या आपका कुछ अपना है भी? अब जिन लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी उन्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि ये जवाब आपको विज्ञान नहीं दे पाएगा। इस जवाब के लिए आपको अध्यात्म की तरफ आना ही पड़ेगा, दर्शन की तरफ आना ही पड़ेगा। बल्कि कई मायने में तो ये आध्यात्मिक शिक्षा का 101 है, क्योंकि अध्यात्म शुरू ही इस बात से करता है कि हम हैं कौन, को हम। एक जिंदा और मृत व्यक्ति में जो फर्क होता है, जिससे आप एक जिंदा इंसान कहते हैं, ये जो प्राण है, या साफ शब्दों में कहूं तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कहां से आती है? इसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाएगा।
तो अब सवाल उठता है कि ये जानना ज़रूरी ही क्यों है? अगर इस सवाल को जाने बिना भी जिए जा सकता है तो क्यों ना जिए, इसमें दिक्कत क्या है? तो इसके जवाब में महान साइको एनालिस्ट कार्ल युंग का एक कोट है जो मुझे बड़ा पसंद है, बार बार याद आता है मुझे। वो कहते हैं, पीपल डू नॉट हैव आइडियाज, आइडियाज हैव पीपल। तो ये बहुत ही सटीक बात है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं तो आप कभी ये भी नहीं जान पाते कि आपके लिए सही क्या है, और आपसे जो लोग, जो समाज जुड़ा हुआ है उसके लिए सही क्या है। तो यही बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी आपको नाजी जर्मनी में दिखाई पड़ती है, कभी स्टालिन के सोवियत यूनियन में दिखाई पड़ती है। अब फिर आप कहेंगे कि हम हिटलर थोड़ना है या हम स्टालिन थोड़ना है, ये तो आप बिल्कुल बात को एक्सट्रीम पर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये दुनिया भर में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ये क्या है? ये हर पल बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये लाखों पशुओं की प्रजातियों का विलुप्त होना क्या है? ये कोरोना वायरस आउटब्रेक क्या है? असल में अधिकांश मनुष्य प्रजाति को दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं है कि हम हैं कौन और हमारे लिए क्या सही है। इसीलिए ये सवाल कि हम कौन हैं ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं जाना तो ये जितने बाहर से मिले उधार के आइडियाज हैं इनसे आप अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, और फिर जब आप कुछ भी करते हैं अपना भला सोचकर तो असल में बाहरी प्रभावों में आकर ही कर रहे हैं, बेहोशी में ही कर रहे हैं। बल्कि और साफ शब्दों में कहा जाए तो आप आइडियाज को नहीं बल्कि आइडियाज आपको चला रही हैं, जैसे आइडियाज ने आपको पोजेस कर रखा हो, आपने आइडियाज को नहीं। तो फिर अब अगला सवाल आता है कि क्या इंसान पूरा ही बाहरी है? क्योंकि भाषा से लेकर विचार से लेकर के हर एक सिद्धांत तक सब कुछ तो बाहरी है ही। नहीं, इंसान पूरा बाहरी नहीं है, क्योंकि अगर पूरा बाहरी होता तो फिर ये कौन कह रहा होता कि जो कुछ है वो सब बाहरी ही है। अब किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए दो का होना जरूरी है ना, एक अनुभव का विषय जिसका अनुभव किया जा रहा है और एक अनुभोक्ता, एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड। यही तो बेसिक लॉ ऑफ ड्यूअलिटी कहलाती है ना। तो इसी कहने वाले को कहा जाता है अहम या अहंकार, जो हमारे चेतना के केंद्र में बैठा हुआ होता है। अब फिर कहा यह भी जा सकता है कि मौत के बाद तो मैं और मेरा कहने वाला कोई होता नहीं। तो यही तो बात है, यही तो मेन कारण है जिसकी वजह से पूरी मनुष्य प्रजाति कष्ट में जीती है, क्योंकि उसकी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो एक तरफ तो शरीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अभिव्यक्त मन से ही होती है, माइंड से ही होती है, तो माइंड से जुड़ी हुई होती है। तो शरीर खत्म हो जाने पर वो भी खत्म हो जाती है, पर उसकी मांग हमेशा कुछ ऊंचा पाने की होती है। उसकी मांग होती है कि वो जितने बंधनों से जुड़ी हुई है उनसे मुक्त हो पाए, अपनी अशुद्धियों से मुक्त हो पाए। इसी को फिर क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी में मुक्ति या सत्य कहा जाता है। तो इसीलिए ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि ये हमें उसे जानने पर मजबूर करता है जो हमारा स्वभाव है, जो हम असल में हैं। अब आप अगर शिप की बात करते हैं, एक जहाज की बात करते हैं, तो उसमें प्राण नहीं होते, उसमें चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो वो जो कुछ है वो उसके बाहरी पुर्जे ही हैं। तो आप उसके बाहरी पुर्जे अगर बदल देंगे तो वो भी बदल जाएगा, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो बाहर से आया है। पर यही बात निश्चित तौर पर आप इंसानों के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानों की पूरी हस्ती में संभावना है ऐसा कुछ होने की जो बाहर से नहीं आया है। आप शरीर बदल दें, स्मृति बदल दें, ज्ञान, मान्यताएं, धारणाएं सब बदल दें, पर फिर भी ये जो अटेंशन है, जो इस बात को ठीक ठीक से देख पाता है कि जो कुछ हम माने बैठे हैं वो बाहर से आया है, ये अटेंशन नहीं बदलता, और यही इंसानों को यूनिक बनाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में यूनिक बनने की तलाश है, इंडिविजुअलिटी की तलाश है, तो वो अपने भीतर इस हिस्से को तलाशे जो बाहर से नहीं आया है। फिर इसी को फ्रीडरिक नीत्शे कहते हैं सेल्फ ओवरकमिंग। तो अब इसी बात से एक और कोरोलरी भी साथ में आती है। वो क्या है?
वो ये है कि अगर आप अब तक अपनी पहचान सिर्फ शरीर, विचार, मान्यताओं या कोइंसिडेंस से मिली हुई चीज़ों से जोड़ते आए हैं तो अभी ज़िंदगी उधार की ही चल रही है। अभी आप में कुछ ऐसा जगह ही नहीं जो आपका अपना हो, विच इज़ यूनिक टू यू। तो ये एक बड़ा वस्तुगत जीवन होता है, ऑब्जेक्ट लाइक लाइफ। फिर एक अर्थ में, आप में और उस जहाज में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो मेरी दृष्टि में ये है उस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट का क्रक्स। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके विचार क्या हैं इस बारे में। मुझे आपकी बातें सुनने का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।